करें। चलिए स्टूडेंट अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा सेलुलर रिस्पिरेशन। चलिए स्टूडेंट्स अब पढ़ते हैं ऑर्गेनिजम्स गेट एनर्जी बाय ब्रेकिंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ फूड। यानी जो ऑर्गेनिजम्स है जानदार है वो हासिल करते हैं एनर्जी सी यानी कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसे तोड़कर। फॉर दिस पर्पस इस पर्पस के लिए इस अमल के लिए दे कैरी आउट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड सेल। उन्हें सेल के अंदर इनसाइड में अंदर फूड को क्या करना होता है ऑक्सीडेशन मीन उसको तोड़ना होता है, उसको टुकड़े करने होते हैं। इस पर्पस के लिए क्या करने के लिए उन्हें ये करना पड़ता है यानी उन्हें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़कर एनर्जी हासिल करने के लिए ऑर्गेनिज्म को सेल के अंदर ऑक्सीडेशन फूड की ऑक्सीडेशन फूड के टुकड़े टुकड़े करने होते हैं। दिस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पिरेशन। ये जो ऑक्सीडेशन होती है फूड की यानी फूड को टुकड़े टुकड़े करना इसे हम सेलुलर रिस्पिरेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इधर से लेकर शुरू से इधर तक क्या है सेलुलर रिस्पिरेशन की डेफिनेशन है। The most common food used by cell to get energy is glucose। जो बहुत कॉमन फूड है, बहुत आम खाना है जो सेल एनर्जी हासिल करने के लिए इस्तेमाल करता है वो है ग्लूकोज। चलिए अब पढ़ती है एरोबिक रिस्पिरेशन और एनाएरोबिक रिस्पिरेशन। पहले नंबर पर हम पढ़ेंगे एरोबिक रिस्पिरेशन। आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में सिर्फ इसकी डेफिनेशन के रेस्पिरेशन व्हिच टेक प्लेस यूजिंग ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पिरेशन। लेकिन डेफिनेशन यही है, अल्फाज चेंज है, लेकिन हम यहाँ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन occur in the presence of oxygen is called aerobic respiration। वो सेलुलर रिस्पिरेशन वो रिस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो उसे हम कहते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन, ठीक है। इट इज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद मैक्सिमम रिलीज ऑफ एनर्जी। यानी क्या है ये कंप्लीट मुकम्मल ऑक्सीडेशन ग्लूकोज को मुकम्मल तौर पर तोड़ देना टुकड़ों में, ठीक है, तोड़ देना विद मैक्सिमम रिलीज एनर्जी जिसमें बहुत ज्यादा जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। क्या होती है बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इन दिस फर्स्ट फेज इसके पहले फेज में पहले मरहले में a molecule of glucose 6 carbon is broken down into 2 molecule of pyruvic acid 3 carbon। यानी जो इन फर्स्ट फेज पहले मरहले में क्या होता है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो कि 6 कार्बन होती है वो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में जो कि 3 कार्बन होते हैं। इन द सेकंड फेज दूसरे मरहले में द मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर कंप्लीटली ऑक्साइड्स, ठीक है, ऑल CH बॉन्ड आर ब्रोकन एंड ऑल एनर्जी इज रिलीज। यानी दूसरे मरहले में जो मॉलिक्यूल है पायरुविक एसिड का वो कंप्लीटली उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके होते हैं और तमाम जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड है वो टूट जाते हैं और सारी एनर्जी खारिज हो जाती है, रिलीज हो जाती है। चलिए सेकंड पढ़ते हैं anaerobic respiration, ठीक। cellular respiration that occur in the absence of oxygen is called anaerobic respiration। कि cellular respiration जो कि absence ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो उसे हम कहते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन, ठीक है। इन एनारोबिक रिस्पिरेशन में ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्साइड विद लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। यानी जो ग्लूकोज है वो इनकम्प्लीटली तो उसकी जो ऑक्साइड नहीं होता है अच्छी तरह, यानी उसके इतने अच्छे तरीके से टुकड़े नहीं होते, ठीक है, और इसमें लेस एनर्जी रिलीज होती है। इट्स फर्स्ट फेज इसका जो पहला मरहला है इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट एरोबिक रिस्पिरेशन। वो एग्जैक्टली सेम है सेलुलर रिस्पिरेशन की। सेलुलर रिस्पिरेशन का पहला मरहला एरोबिक रिस्पिरेशन के पहले मरहले से सेम है। यानी हमारे पास जो एरोबिक रिस्पिरेशन का पहला मरहला था उसमें ये कॉन्सेप्ट था पहले मरहले में जो ग्लूकोज है जो कि 6 कार्बन होती है वो ब्रोकन डाउन हो जाता है 3 कार्बन पायरुविक एसिड के साथ। तो यही है हमारे पास एनारोबिक रिस्पिरेशन का फर्स्ट फेज, ठीक है। अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है। जो एक मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का वो ब्रोकन डाउन हो जाता है 2 पायरुविक एसिड्स
फेज में। इन द सेकंड फेज, दूसरे मरहले में, पाराविक एसिड में बी ट्रीटेड इनटू टू वे। जो पाराविक एसिड है वो ट्रीटेड हो जाता है टू वे से, दो तरीकों से। वो कौन सी है? पहला हमारे पास आता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, नेक्स्ट आता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। चलिए स्टूडेंट्स, पहला पढ़ती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। ड्यूरिंग एनारोबिक रिस्पायरेशन के दौरान एंड इन बैक्टीरिया एंड यीस्ट, बैक्टीरिया और यीस्ट में, ठीक है, पाराविक एसिड इज फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो पाराविक एसिड होता है उससे फर्दर, यानी पहले भी वो ब्रोकन डाउन हो चुका होता है, लेकिन उसे और ज्यादा ब्रोकन डाउन किया जाता है अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। ये एनारोबिक रिस्पायरेशन की टाइप को हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन है वो क्या है, यानी जो पाराविक एसिड है, पाराविक एसिड का फार्मूला क्या होता है? C3H4O3। तो ये फर्दर ब्रोकन डाउन होकर C2 ओके H5 और OH में चला गया और उससे और किस में चला गया? 2CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में और अल्कोहल में चला गया। अब आता है नेक्स्ट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, यानी लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन ड्यूरिंग एनारोबिक रिस्पायरेशन के दौरान इन द स्केलेटल मसल ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। जो स्केलेटल मसल होता है इंसान का और दूसरे एनिमल्स का, पाराविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। पाराविक यानी जो एनारोबिक रिस्पायरेशन के दौरान स्केलेटल मसल, ह्यूमन के, इंसान के स्केलेटल मसल और दूसरे एनिमल्स के स्केलेटल मसल के में जो पाराविक एसिड होता है वो लैक्टिक एसिड में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। इस एनारोबिक रिस्पायरेशन की किस्म को हम लैक्टिक फर्मेंटेशन कहते हैं। यानी इधर पाराविक एसिड का ये फार्मूला है, यानी C3H4O3 प्लस 4H2। तो ये किस में तब्दील हो गई? लैक्टिक एसिड में तब्दील हो गई। ये हमारे पास हो गया एनारोबिक रिस्पायरेशन। अब हम पढ़ते हैं इंपोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन। इंपोर्टेंस का मतलब होता है अहमियत। इधर मैं लिख भी देती हूं, यानी फर्मेंटेशन की अहमियत। द एनवायरमेंट ऑफ अर्थ डिड नॉट हैव फ्री ऑक्सीजन इन द अर्ली फेजेस ऑफ लाइफ। यानी जो अर्ली इब्तदाई फेजेस है ना, मरहले हमारी जिंदगी के, तो दुनिया पर इन्वायरमेंट में, हमारे माहौल में, अर्थ पर, जमीन पर ज्यादा फ्री ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है, ऑक्सीजन फ्री नहीं था। द अर्ली ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एरोबिकली एंड गॉट एनर्जी फॉर देयर लाइफ। जो अर्ली ऑर्गेनिज्म थे, जानदार थे, जानदार में हर चीज शामिल हो सकती है, यानी वो चीज जो कि जिंदा हो और सांस ले रही हो, वो हमारे पास होती है ऑर्गेनिज्म एक, ठीक है, एक जिंदा जानदार एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये जो हमारे अर्ली इब्तदाई ऑर्गेनिज्म थे वो रिस्पायर्ड करते थे एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिकली, यानी एरोबिक रिस्पायरेशन में तो क्या यूज होता है? एरोबिक रिस्पायरेशन में यूज होता है ऑक्सीजन, लेकिन एनारोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन यूज नहीं होता। तो वो लोग क्या करते थे, ऑर्गेनिज्म क्या करते थे अर्ली, वो एनारोबिकली जिंदगी को अब एनारोबिकली रिस्पायर्ड करते थे और एनर्जी हासिल करते थे अपनी जिंदगी के लिए, ठीक है। इवन टू आज भी some organisms include some bacteria and some fungi get energy from aerobic respiration and are called aerobes। यानी जो आज भी कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ जानदार, जिसमें शामिल है कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाई, वो एनर्जी हासिल करती हैं एरोबिक रिस्पायरेशन से, एनारोबिक रिस्पायरेशन से। उन्हें हम कहते हैं एनारोब्स, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं एनारोब, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट आता है when skeletal muscle of human work hard during exercise, यानी जब जो skeletal muscle है ह्यूमन के, इंसान के, वो हार्ड वर्क करते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, एक्सरसाइज के दौरान होता है हमें सांस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है, तेजी सांस ले रहे होते हैं। याद कर ले, जब हम दौड़ती हैं, खेलती हैं, तो हम इस तरह से सांस ले रहे होती हैं। उस वक्त हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है हमारे पट्टों को, हमारे मसल्स को, स्केलेटल मसल को। बट ऑक्सीजन सप्लाई इज नॉट sufficient to fulfill the demand, यानी लेकिन जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो सफिशिएंट नहीं होती उस डिमांड को फुल करने के लिए। The skeletal muscle carry out anaerobic respiration
करती हैं एनर्जी हासिल करने के लिए। मतलब ये कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं इतना ऑक्सीजन हमें मिलता नहीं जितना हमें एक्सरसाइज करने के लिए मिलना चाहिए। तो क्या करती है, जो स्केलेटल मसल है वो एनारोबिक रिस्पिरेशन करती है, तो फिर वो एनर्जी हासिल करती है। ठीक है, ये हो गया। अब आएगा साइंटिस्ट हैव यूज्ड फर्मेंटेशन इन फंजाई एंड बैक्टीरिया फॉर मेकिंग यूजफुल प्रोडक्ट फॉर मैनकाइंड। यानी जो साइंटिस्ट है, साइंसदान फर्मेंटेशन को फंजाई में और बैक्टीरिया में यूजफुल यानी इस्तेमाल के काबिल प्रोडक्ट मसनूआत इंसानों के लिए बनाने के लिए उन्होंने फंजाई और बैक्टीरिया की फर्मेंटेशन इस्तेमाल कर चुके हैं। यानी साइंटिस्ट बैक्टीरिया जिसने फंजाई और बैक्टीरिया की फर्मेंटेशन करके उसे एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाकर इंसानों के लिए इस्तेमाल कर चुकी हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर द फर्मेंटेशन इन बैक्टीरिया इज यूज्ड फॉर मेकिंग चीज एंड योगर्ट। जो फर्मेंटेशन होती है ना बैक्टीरिया की, वो क्या बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, क्या चीज जो पिज़्ज़े में डाली जाती है, चीज, और योगर्ट जो दही होता है, दही। फर्मेंटेशन इन यीस्ट यानी यीस्ट खमीर में कर जो फर्मेंटेशन है इज यूज्ड इन ब्रेविंग एंड बेकिंग इंडस्ट्री। यानी जो फर्मेंटेशन होती है हमारे पास खमीर की, वो ब्रेविंग और बेकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। ठीक है, बेकिंग की जो मसनूआत होती है उसमें इस्तेमाल होती है। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह द सोया सॉस इज मेड थ्रू द फर्मेंटेशन बाय फंगस। जो सोया सॉस होता है वो फंगस की फर्मेंटेशन के जरिए से बना होता है। सेलुलर रिस्पिरेशन से लेकर एंड तक रिवाइज कर देती हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, यानी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो गेट एनर्जी हासिल करती हैं कार्बन और हाइड्रोजन का जो फूड के दरमियान बाड़ होता है उसे तोड़कर। इस पर्पस के लिए, इस मकसद के लिए उन्हें ऑक्सीडेशन, फूड को तोड़ना होता है एनर्जी हासिल करने के लिए सेल में। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन होती है फूड की उसे हम क्या कहते हैं, सेलुलर रिस्पिरेशन कहते हैं। ये डेफिनेशन है सेलुलर रिस्पिरेशन की। अब हम पढ़ते हैं जो मोस्ट कॉमन फूड है जो इस्तेमाल होती है सेल्स में एनर्जी हासिल करने के लिए, वो है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। चलिए अब पढ़ते हैं एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन। फर्स्ट नंबर पर मैं डिस्कस करूंगी एरोबिक रिस्पिरेशन के बारे में। अब स्टूडेंट्स देखिए एरोबिक रिस्पिरेशन क्या होती है। जो सेलुलर रिस्पिरेशन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, उसे हम कहते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास सेलुलर रिस्पिरेशन। ठीक है, और इसे हम कहते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है, इसमें ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है। ग्लूकोज को मुकम्मल तौर पर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, और इसके पहले मरहले में क्या होता है, इसके पहले मरहले में जो मॉलिक्यूल होता है ना ग्लूकोज का, वो ब्रोकन डाउन हो जाता है पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में। ठीक है, और सेकंड फेज में, दूसरे मरहले में जो मॉलिक्यूल होता है पायरुविक एसिड का, वो कंप्लीटली ऑक्साइड हो जाता है। पायरुविक एसिड का जो मॉलिक्यूल है वो कंप्लीटली तोड़ दिया जाता है, उससे छोटे छोटे पार्ट में, और सी कार्बन हाइड्रोजन का बांड तोड़ दिया जाता है और तमाम एनर्जी हासिल कर ली जाती है। यानी तो सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है, अब हम ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। यानी एनारोबिक रिस्पिरेशन मैनी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ फूड आर लेफ्ट अनब्रोकन। यानी जो एनारोबिक रिस्पिरेशन में बहुत ज्यादा कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड बाकी रह जाते हैं जो कि तोड़े नहीं जाते। ठीक है, लेकिन ये जो कार्बन हाइड्रोजन के बांड होते हैं ये एरोबिक रिस्पिरेशन में मुकम्मल तौर पर तोड़ दिए जाती हैं। अब मैं रिवाइज कर देती हूँ एनारोबिक रिस्पिरेशन को। तो ये सेलुलर रिस्पिरेशन, वो सेलुलर रिस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो, उसे हम कहते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन। एनारोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है, ग्लूकोज मुकम्मल तौर पर उसके टुकड़े टुकड़े नहीं होते हैं। ठीक है, और कम एनर्जी रिलीज हो जाती है। पहले मरहले में बिल्कुल एरोबिक रिस्पिरेशन के पहले मरहले जैसा होता है। यानी जो क्या होता है, ग्लूकोज होता है वो ब्रोकन डाउन हो जाता है पायरुविक एसिड में, और दूसरे मरहले में पायरुविक एसिड के दो मरहले होते हैं, अल्कोहलिक व फर्मेंटेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन के दौरान बैक्टीरिया और यीस्ट में, खमीर में जो होता है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है। क्या होता है, ये जो पायरुविक एसिड होते हैं वो क्या हो जाता है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाता है या ब्रोकन डाउन हो जाता है। इस तरह की ये जो एनारोबिक रिस्पिरेशन की किस्म है उसे हम कहते
हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब आता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है, यानी इस एरोबिक रिस्पिरेशन के दौरान ये किसमें होती है, ये स्केलेटल मसल इंसान की और दूसरे एनिमल्स के स्केलेटल मसल में होती है, यानी जो पायरुवेट एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, ठीक है। ये जो टाइप है एरोबिक रिस्पिरेशन की, इसे हम कहते हैं अल्कोहलिक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब हम बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन, यानी फर्मेंटेशन की अहमियत के बारे में पढ़ती है, ठीक है। जो दौर में अर्ली दौर में, इब्तदाई दौर में ऑक्सीजन फ्री नहीं था अर्थ पर, ठीक है, तो क्या था, ये जो ऑर्गेनिज्म थे, अर्ली इब्तदाई ऑर्गेनिज्म थे, वो एनारोबिक रिस्पिरेशन के जरिए से रिस्पायर करते थे एनर्जी हासिल करने के लिए, ठीक है। इवन आज भी कुछ ऑर्गेनिज्म जैसा कि फंजाई और बैक्टीरिया क्या करते हैं, एनर्जी हासिल करने के लिए क्या करते हैं, एनारोबिक रिस्पिरेशन इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम एनारोबिक कहते हैं। जब स्केलेटल मसल जो होते हैं ना हमारे पट्टों को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी हमें इतना ऑक्सीजन मुहैया नहीं कर सकती, और फिर स्केलेटल मसल क्या करती है, स्केलेटल मसल एनारोबिक रिस्पिरेशन का प्रोसेस करती है एनर्जी हासिल करने के लिए। साइंटिस्ट ने फर्मेंटेशन को फंजाई और जो हमारे पास बैक्टीरिया है उसकी फर्मेंटेशन को इंसानी प्रोडक्ट बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया है या कर चुकी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो फर्मेंटेशन है बैक्टीरिया की इस्तेमाल होती है चीज बनाने के लिए, और क्या बनाने के लिए, योगर्ट, दही बनाने के लिए। फर्मेंटेशन यीस्ट में जो ब्यूरिंग और जो बेकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल बिल्कुल इसी से, सोया सॉस किस चीज से बना है, ये फंगस की फर्मेंटेशन के जरिए से बना है। इधर आता है यीस्ट एंड बैक्टीरिया कैन ferment sugar of berries to alcohol. Birds eating these berries can become cute drink as is obvious from their flight pattern. मतलब ये कि यीस्ट और बैक्टीरिया कैन फर्मेंटेट हो सकती हैं शुगर बेरीज अल्कोहल में। बर्ड्स जो है वो इन बेरीज को खाती है और क्यूट ड्रिंक बन जाती है, एक हर्बीवोरस की तरह, जिस तरह उनकी फ्लाइट पैटर्न होता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा मुकम्मल टॉपिक। तो फ्रेंड्स अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगर मेरी वीडियो से आप कुछ सीखते हैं, कुछ सबक हासिल करते हैं, इनको जरूर लाइक करें। चलिए फ्रेंड्स आज से इतना ही, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।